हेलो प्यारे बच्चों, हम एसएन सिंह आपके लिए लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप जानते हो, केमिस्ट्री आधारित है संबंधों पर, रिलेशन पर, और दुनिया के लोग भी एक दूसरे से जुड़े हैं इन्हीं रिलेशंस के आधार पर, संबंधों के आधार पर। आप जानते हो, संबंध जितना मजबूत होता है, दूरियां उतनी ही कम होती हैं। आप समाज में आसपास देखते हैं, आप लोग, कुछ व्यक्ति एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और कुछ व्यक्ति एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उनके बीच का संबंध, रिलेशन। दूरी जो होती है, यानी कह सकते हो आप, ऐसे आप समझिए, डिस्टेंस बिटवीन पीपल। आप कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं इसको आप लोग, जिनके बीच का रिलेशन स्ट्रांग होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन कह सकते हो, जिनके बीच के संबंध मजबूत होंगे, वहां पे दूरियां कम होंगी। मतलब अगर आप समाज में अपने आसपास, अपने घर पे देखते हैं कि इन दो व्यक्तियों के बीच अच्छी जमती है, अच्छी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच का रिलेशन मजबूत है। और अगर नहीं, दूर रहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब साफ है कि उनके बीच का रिलेशन कमजोर है। इसी रिलेशन को, इसी तरह का रिलेशन अगर हम लोग जो है जब मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये नाम आपने सुना होगा। यह है क्या? एक्चुअली यह है इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। या इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच के रिलेशन को, इंटरेक्शन को आप नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यह एक प्रकार का बॉन्ड है, जिसे आप रिलेशन को ही रियल में जो है, जिसे आप रिलेशन बोल रहे हैं, रिलेशन एक्चुअली है क्या? यह एक प्रकार का बॉन्ड है। हम लोग आपसी बोलचाल की भाषा में अपने समाज के लिए रिलेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये साइंस एंड केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्ड के नाम से बोलते हैं। तो अब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगी? उनके बीच के रिलेशन पर। इसके बारे में आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन आगे फिर क्लासेस में, जो नई क्लास आगे हम लेंगे, उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। इसकी कुछ टाइप्स हैं, उनको देखा जाएगा। लेकिन अभी यहां पे हम लोग केवल जिस टॉपिक पे हैं उस पर फोकस करें तो बेहतर होगा। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिपेंड किस पे करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल की डिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगी जहां पे इनके बीच का रिलेशन कमजोर होगा। वैसे ही जैसा कि आप समाज में देखते हो, जिन व्यक्तियों के बीच अच्छी जमती है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या है? उनके बीच का रिलेशन अच्छा है, संबंध अच्छे हैं उनके बीच, तभी तो। हाँ बिल्कुल। उसी तरह से अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशन मजबूत है। समझ आया? इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास पास है, इसका मतलब ये सॉलिड है। और अगर इनके बीच रिलेशन थोड़ा सा पुअर है, कमजोर है, दूर हो गए, इसका मतलब द्रव हो गए। इनके बीच रिलेशन बहुत कमजोर या नहीं है, एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री है, इसका मतलब ये गैस है। तो इसी के बेसिस पे
यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, नेमली कौन कौन? ठोस, द्रव एंड गैस, जिसे बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस matters are classified into 3 types। कौन कौन? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। रियल में मैटर को तो क्लासिफाई किया गया है 5 भागों में, लेकिन आपके लेवल पे केवल पढ़ना है हमें 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इसके बाद हम लोग जो है इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं नए रूप में। देखिए, तो अब इस बेसिस पे यानी रिलेशन के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है इनको, फिजिकल स्टेट्स हैं क्योंकि इसके बेसिस पे हैं। तो अब हम लोग यहां पे आपके लिए केवल सॉलिड को डिस्कस करेंगे, कारण कि आप गैस के बारे में आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केवल सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले जानना चाहिए सॉलिड किसे कहा जाता है। तो अभी आपने सुना कि सॉलिड बनते कैसे हैं, इनके बीच के रिलेशन के बेसिस पे। अगर यह मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तब सॉलिड है। तो अब अगर ये फिक्स्ड हैं, इसका मतलब इनका शेप क्या हो गया? फिक्स हो गया, सर्टेन, वैल्यू बदल नहीं सकता, मास भी फिक्स होता है। इस बेसिस पे इनकी डिफिनीशन ऐसे बन जाती है, दो substances which have definite volume, mass and shape are called solids। यानी कि वॉल्यूम, मास और शेप पे सोचना है। ऐसे बहुत से सब मैटर आपके सामने होंगे, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। जैसे कोई एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, डायमंड जानते ही हो, ग्रेफाइट भी है, इसी में आता है वो भी, और हाँ सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड सो ऑन, बहुत से सॉलिड है। कुछ इसके बारे में और जानना चाहिए, जिसे आप देख सकते हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इसके बारे में अगर आपको जानते हो तो बोल सकते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे आप इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो डिफिनेशन से ले सकते हो आप, क्या हो जाएगा? दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, मास एंड शेप। गुड, सही। एंड सेकेंड वन इज, अभी आपने सुना कि इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच के रिलेशन का नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रिलेशन मजबूत या वीक? बिल्कुल, अगर पास पास है इसका मतलब जाहिर है इनके बीच का रिलेशन स्ट्रांग है। तो आप बोल सकते हैं इसको आप ऐसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। And third one is
तो अगर इनके बीच का रिश्ता, रिलेशन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत मजबूत है तो इनके बीच की दूरी कैसी होगी? हाँ, बहुत कम, वेरी शॉर्ट, वेरी गुड। आप ऐसे बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट एंड अनदर वन इज, अगर ये बहुत ज्यादा पास पास है तो इसका मतलब इनको और ज्यादा पास नहीं लाया जा सकता एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इन गैस और लिक्विड की तुलना में यह और ज्यादा पास नहीं आ सकते, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकते, मतलब ये रिजिड होते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, दैट इज रिजिड इन नेचर। एंड अनदर पॉइंट इज, एक बात और समझिए, अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा टाइटली एक दूसरे से अटैच हैं, तो क्या फ्री होंगे? क्या? बिल्कुल नहीं। ये मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, मतलब इनका मूवमेंट नहीं के बराबर होगा, केवल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कह सकते हो आप कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स are not able to move only although they can oscillate only। ये तो आपने देखा सॉलिड की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। इसको आप दूसरे रूप में देख सकते हैं कि अभी हमने लास्ट के पॉइंट में बताया था आपको कि इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वह मूव नहीं कर सकते, मतलब अपनी जगह पे ऑसिलेट कर सकते हैं। तो होता क्या, सभी मैटर, दुनिया के सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोटीन। प्रोटीन का जो छोटा पार्ट है जो बार बार रिपीट करता है उसका नाम है अमीनो एसिड। तो ऐसे सभी मैटर, सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को यहां पे नाम दिया जा रहा है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या उनको कैसे रखा गया है, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोग सॉलिड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी आप ऐसे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच वो कैसे पैक करते हैं, कैसे रखा जाता है, कैसे अरेंज होते हैं, इस बेसिस पे हम लोग सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाई करने वाले हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। एक को आप नाम देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को आप नाम दे सकते हैं अमार्फस सॉलिड। दो नाम हो गए। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्या इसमें देखिए, यही पे देखिए इसको डिफरेंस के फॉर्म में, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इनको डिफाइन करने के लिए आ जाए, इनके बारे में लिखने के लिए, या हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस के डिफरेंस को एक्सप्लेन करें। तो आप अगर यहीं पे इस तरह समझ लेंगे तो आपके लिए दोनों काम एक साथ हो जाएगा। चाहे प्रॉपर्टी पूछे तो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, डिफरेंस पूछे तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले
इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है वह क्या है, इनके कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। जैसे देखिए आप समझिए, अगर हम इनके कांस्टेंट पार्टिकल देखिए, एक स्फीयर, अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल को स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो एक हो सकता है इसको ऐसे अरेंज किया जाए। देखिए एक निश्चित पैटर्न है ना, एक निश्चित पैटर्न देखिए ऐसे अरेंज कर रहे हैं हम, एक निश्चित पैटर्न है, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यहां पे जो स्फीयर बचा वहां पे ऐसे नीचे रख दीजिए। ऐसे आप देखिए ये निश्चित पैटर्न है। अगर आप इन्हीं स्फीयर्स को, इन्हीं कांस्टेंट पार्टिकल्स को आप इधर देखिए, इसके फर्स्ट पॉइंट में एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां, एक यहां, ऐसे बिना किसी ऑर्डर के उतने ही स्फीयर को ऐसे डिफरेंस, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ही बन जाता है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, ये हो गया। इसमें क्या लिखेंगे आप, यहां की जगह पे जो रेगुलर वहां पे इरेगुलर, ये हो जाएगा दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आएगा। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स फर्स्ट। दूसरा पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट, एक शब्द यहां पे नया आने वाला है। जैसे सपोज हम, आप जिस घर में बैठे हो उस घर के दीवार की बात करें, दीवार किससे बनी, ईंट से बनी है। आप देख रहे हैं ईंटों को एक निश्चित क्रम में जब लगाया जाता है तो इतनी ऊंची दीवार बन गई। अगर उतनी ही मात्रा में ईंटों को, उतनी ही संख्या के ईंटों को अगर आप बिना किसी क्रम के ऐसे रखते जाएं, ऐसे फेंकते जाएं, तो क्या इतनी ऊंची दीवार पाएंगे आप? कभी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेगुलर अरेंजमेंट देते हैं तो यह लंबी ऊंचाई तक जा रहा है, इसे कहा जाएगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और बिना किसी क्रम के रखेंगे नीचे रह जाएगा, उतनी ऊंचाई नहीं पाएगा। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। गुड। इसका मतलब ये हो गया दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैटर्न। यहां पे दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर पैटर्न। एंड थर्ड पॉइंट, ऑर्डर की बात की जा रही है यहां पे, तो अगर ऑर्डर रेगुलर है तो इसमें पैकिंग भी रेगुलर हो रही है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं आप यहां पे कि इसमें जो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वह फिक्स होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प का मतलब जैसे अगर किसी कंपाउंड का, किसी सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री 120 डिग्री है तो जस्ट 120 डिग्री पर पिघल जाएगा, निश्चित है, शार्प है। वजह, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, यह ओवर रेंज, एक रेंज टेम्परेचर की रेंज लेते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, उतना फिक्स नहीं होता। कारण क्या हो सकता है, जैसे आप मॉलिक्यूल देख रहे हो, यह एक जैसे पैटर्न में है, कैप कैप, यानी कि जो भी पैटर्न्स हैं यहाँ पे एक तरह की बॉन्डिंग पाई जा रही थी, एक तरह की बॉन्डिंग। अगर जैसे कैप को मान लें हम कांस्टेंट पार्टिकल्स या इस पूरी पेन को, तो पैकिंग का पैटर्न हमेशा एक जैसा आएगा,
सभी को तोड़ने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब यह एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएंगे। जबकि यहां पे क्या है, पैटर्न रेगुलर नहीं है। बॉन्ड का नेचर हर जगह अलग अलग वेरी करेगा। जब बॉन्ड का नेचर वेरी करेगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा, इनको तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पार्ट पिघलेगा, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। क्या कह सकते हैं आप, दे हैव शार्प melting point, while in case of that one they melted over a range of temperature मतलब निश्चित टेम्परेचर पे पिघल नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, थर्ड के बाद अब 4 पे आते हैं। फोर्थ देखिए, अब नेक्स्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं एक बहने का कैरेक्टर होता है, फ्लो करने का। आप देखे होंगे जो पुरानी बिल्डिंगों के खिड़कियां होती हैं, उसमें जो ग्लास लगा होता है, कुछ समय के बाद आप देखें तो नीचे वाला हिस्सा कुछ थिक हो जाता है, जबकि ऊपर वाला जो है कुछ पतला हो जाता है। कारण जानते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फ्लो करने का कैरेक्टर होता है, बहने का लक्षण होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बहते नहीं है। इसमें स्लो रेट से फ्लो करने का कैरेक्टर होता है। इस वजह से इन्हें कहा गया है स्यूडो सॉलिड, जबकि इन्हें कहा गया है ट्रू सॉलिड्स। इट मीन्स दे आर आल्सो known as true solids याद रखिएगा। एंड इन केस ऑफ दिस वन दे आर also known as pseudo solid or super cooled liquid। अच्छा पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूछता भी है सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा अमार्फस सॉलिड को ही ये कहा जाता है। और भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस किया जाए, जैसे आफ्टर कटिंग विथ sharp edged tool they give obtained new surface is very smooth while in case of amorphous solid after cutting obtain new surface is irregular and after that 6th point is another property। जैसे देख सकते हो 6 पॉइंट में अगर हम लोग एक धारदार चाकू से कट किया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो कट करने के बाद जो नई सरफेस मिलती है वो बहुत स्मूथ होती है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। कारण जानते ही हो इनका अरेंजमेंट, और जबकि इनका अरेंजमेंट रेगुलर है इसलिए इस विशेष प्रकार की सरफेस आपको देते हैं। एक और नाम सुना होगा आपने, एनआइसोट्रॉपिक नेचर।
Anisotropic nature. It is a directional property. It is a directional property. Directional property. It means अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हो, अगर हम कुछ कांस्टेंट पार्टिकल को ऐसे अरेंज करें इस पैटर्न से, एक यहां पे, एक यहां पे, एक इस तरीके से अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, और ऐसे अरेंज करने के बाद आप इसे कट करते हैं या लाइन पास करते हैं, तो अब देखिए किस प्रकार का अरेंजमेंट आपके सामने आता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जैसे अगर हम लोग इसे इस डायरेक्शन में कट करते हैं, देखिए यहां पे, और एक कट करते हैं इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं हम लोग, जैसे यहां लिया है, तो कट को देखिए ध्यान से, आप इसको देखिए अल्टरनेट पे आ रहा है, दिस वन फिर दैट वन, दिस वन दैट वन। वाइल जब इधर मूव करते हैं हम लोग तो देखिए एक जैसे, एक जैसे, मतलब इस दिशा में अरेंजमेंट अलग आया है और इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग आया है। इसी को यहां कहा जाता है एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। वाइल इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर मतलब सभी डायरेक्शन में कट करने पे, लाइन ड्रॉ करने पे एक जैसी प्रॉपर्टी आती है, मतलब सभी दिशा में एक जैसे दिखते हैं। एंड एक प्रॉपर्टी आप और लास्ट में देख सकते हो, अगर हम लोग डिस्कस करें इनके हीट ऑफ फ्यूजन पे, लास्ट में हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट होता है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफिनिट, while they do not have definite heat of fusion, heat of फ्यूजन। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इनके एग्जांपल्स। जितने मेटल्स हैं सॉलिड के रूप में वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल हैं। सॉल्ट्स भी देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कुछ मेटल्स भी देख सकते हैं आप, मरकरी को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी मेटल्स लाइक, या सभी देख सकते हो आप मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर and other are diamond, graphite, etc. इनके एग्जांपल्स ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रकार, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और उनकी एग्जांपल्स भी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ जरूर आया होगा।
और अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भाई द वे इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप उसे कमेंट में लिखिएगा, जो भी कमी होगी उसे हटा करके और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक समझ आना जरूरी है और ये आपको समझ जरूर आया होगा। थैंक यू।